हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और हर चैप्टर को हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आप जो है अपने पूरे साल की मेहनत का जो रिवीजन है वो सिर्फ 13 वीडियो में कर सकते हो। आपने कितनी मेहनत की है पूरे साल में वो बात अलग है, और आपको रिवीजन सिर्फ 13 वीडियो में जो कि 40 और 45 मिनट की है उसमें आपको रिवीजन मिल रहा है हर चैप्टर का। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, उसको याद करो, और बहुत अच्छे से समझाया गया है उस वीडियो को। एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम आते हैं कि हेरिडिटी हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। तो इससे पहले अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दो, शेयर भी कर दो आप, ताकि ये जो है आपका जो यूट्यूब चैनल है आपके दोस्तों को भी फ़ायदा दे सके, ठीक है, ताकि साइंस का रिवीजन अच्छे से हो सके। तो अभी जो हम कर रहे हैं हेरिडिटी चैप्टर, जो अनुवांशिकता है। तो हेरिडिटी में हम जो मेन पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, यानी सबसे पहले जो है जेनेटिक्स क्या होता है। हेरिडिटी में सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है ये देखते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी या स्टडी ऑफ वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। समझ में आ गया? जेनेटिक्स क्या होता है? भिन्नताओं को पढ़ना या अनुवांशिकता को पढ़ना ही जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। जेनेटिक्स किसकी स्टडी करता है? तो हेरिडिटी और तो वेरिएशंस की, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जेनेटिक्स तो देख लिया, अब हमारा हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी में होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। जो ट्रेट्स है ना उसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू इंडिविजुअल्स ऑफरिंग्स। यानी माता पिता से जो ट्रेट्स है ना, जो गुण है, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? गुण। माता पिता से संतान के अंदर जो गुण का हस्तांतरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता कहते हैं। तो हिंदी में समझ में आया तुम्हें? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? जब माता पिता के गुण जो हैं बच्चों के अंदर हस्तांतरण होंगे, ठीक है। यानी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफरिंग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा वेरिएशंस क्या होते हैं, तो डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं? भिन्नता कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। तो डिफरेंसेस या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफरिंग्स। जो माता और संतान है, जो माता पिता और संतान हैं उनके बीच में जो गुणों में जो भिन्नता आएगी उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने पूछा आपसे तो मुझे बताओ कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, अनुवांशिकता के अध्ययन और भिन्नता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता। तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफरिंग्स। मतलब माता पिता से गुणों को बच्चों के अंदर हस्तांतरित करना जो है वो अनुवांशिकता कहलाता है। वेरिएशंस क्या होता है? तो माता पिता जो पेरेंट्स हैं और जो ऑफरिंग्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो संतान हैं, माता पिता और संतान के बीच में जो भी गुण में अंतर आएगा उसी को हम वेरिएशंस, भिन्नता कहेंगे, ठीक है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ट्रेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं गुण? ये जो ट्रेट्स होते हैं ये होते क्या हैं? ट्रेट्स क्या होते हैं? गुण क्या होते हैं? तो ट्रेट्स हो गया आपका हाइट हो गया, ट्रेट्स। स्किन कलर हो गया, ये ट्रेट्स हो गए, ये गुण हो गए। जैसे आई का कलर हो गया, तो ये सभी क्या है? यानी आंखों का कलर, स्किन का कलर, हाइट, बाल का कलर, तो ये सभी आपके ट्रेट्स यानी गुण होते हैं, ठीक है, जो कि माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं और इसको हम अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। वेरिएशंस 2 तरह के होते हैं, एक सोमैटिक और एक जर्मिनल। सोमैटिक वेरिएशंस मतलब शारीरिक भिन्नता।
और जर्मिनल वेरिएशंस मतलब लैंगिक भिन्नता। सोमैटिक वेरिएशन जैसे नाम से पता चलो शारीरिक भिन्नता मतलब मेरे शरीर पे आएगी, मेरे बॉडी पे आएगी। इसको हम एक्वायर, इसको जो हम क्या कहते हैं, एक्वायर ट्रेट्स भी कहते हैं, यानी इसको हम एक्वायर ट्रेट्स भी कहते हैं, यानी वो गुण जो कि मैंने प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर चल रहा है, रोड पे चल रहा है, उसका अगर पैर कट जाता है तो वो जो पैर वो जो लंगड़ा हो गया है, वो जो लैम्प हो गया है, तो वो उसका एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना। क्या वो बर्थ से जो है वो लंगड़ा था? नहीं ना, वो तो बाद में हुआ ना, बर्थ के बाद में। तो इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कान में आपने जो छेद करवाते हो, तो क्या बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कान में छेद वाले बच्चे होते हैं? नहीं ना, तो कान में छेद तो हमने आफ्टर बर्थ करवाया है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। किसी का हाथ जो कट जाता है तो क्या उसके बच्चे भी हाथ कटे वाले बच्चे जन्म लेते क्या? नहीं, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक्वायर मतलब जो जन्म के बाद आपको जो गुण मिले हैं, ठीक है। तो सोमैटिक वेरिएशंस जो कि बॉडी पे देखा जाता है, टेक प्लेस इन देयर बॉडी सेल्स, जो कि शारीरिक भिन्नता मतलब जो कि आपको शरीर पे देखी जाएगी। और जर्मिनल वेरिएशंस मतलब लैंगिक भिन्नता जो है वो गैमेट्स यानी युग्मक में देखा जाएगा। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं जैसे कि स्पर्म और एग, अंडाणु एंड शुक्राणु, उसमें देखे जाएंगे, ठीक है, उसके कारण होता है। अब मुझे बताओ, नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। जो सोमैटिक वेरिएशंस है जैसे कान में छेद होना, हाथ का कटा होना, पैर का कटा होना, यानी ये जो ट्रेट्स होते हैं, हाथ पैर का कटा होना या कान में छेद होना, ये जो है ट्रांसमिटेड नहीं होते। मतलब अगर आपका हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है या कान में छेद है, तो आपके जो बच्चे हैं ना वो उनके अंदर ये गुण नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सोमैटिक वेरिएशंस कहलाते हैं। ये शारीरिक भिन्नता जो कि शरीर के ऊपर देखी जाती है, और ये जो है आपके ये इनहेरिटेड नहीं होते, ये आनुवांशिकी नहीं होते हैं, ये माता पिता से बच्चों के अंदर ये गुण नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनहेरिटेड होते हैं, ये माता पिता से गुण जो है वो बच्चों के अंदर जाते हैं, यानी ये जो है इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ह्यूमन का हाइट, स्किन जो है वो स्किन कलर या हेयर का कलर, आई का कलर जो है वो ट्रांसमिशन होता है ना उसका, तो बोलोगे ये आपके क्या कहलाएगा, लैंगिक भिन्नता कहलाएगी। तो बताओ मुझे, लैंगिक भिन्नता जो कि कहाँ पे देखी जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव सेल पे, यानी जो जनन कोशिका है जो कि स्पर्म और ओवम यानी एग, अंडाणु और शुक्राणु, उस पर देखी जाएगी। और जो आपको मैंने बताया था सोमैटिक वेरिएशंस जो हैं वो आपकी शरीर की भिन्नता को बताएगी, शरीर के ऊपर देखी जाएगी, ठीक है। सोमैटिक वेरिएशंस जो है वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं, जैसे कि हाथ का कटा होना, कान में छेद होना या पैर का कटा होना, ये जो है आपका गुण जो है माता पिता के गुण बच्चों में अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसका ट्रांसमिशन, इसका हस्तांतरण नहीं होगा, ये अनुवांशिकी नहीं होते हैं। लेकिन जो जर्मिनल वाले होते हैं, जो लैंगिक भिन्नता होती हैं, वो माता पिता से बच्चों के अंदर गुण जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, वो माता पिता के ही ऊपर होता है, ठीक है। तो आगे हम इसको अगर देखते हैं तो ये देखो, इसके नीचे हम देखते हैं। तो वेरिएशंस हमने पढ़ लिया है कि वेरिएशंस क्या होता है। तो मैंने बताया था वेरिएशंस मतलब माता पिता और जो ऑफरिंग्स है, जो पेरेंट्स और ऑफरिंग्स हैं, उनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डिफरेंसेस होंगे, जो गुण में जो बदलाव होगा, उसको हम वेरिएशंस यानी भिन्नता कहते हैं, ठीक है। माता पिता और बच्चों के अंदर जो गुण में जो बदलाव होगा उसको हम क्या कहते हैं, भिन्नता यानी वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अपीयरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। तो वेरिएशंस कब आता है, जब ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जब वो जनन करते हैं, ठीक है, तभी भिन्नता आती है। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होते हैं, हमने पढ़ा था, असेक्सुअल मतलब लैंगिक और सेक्सुअल मतलब असेक्सुअल मतलब अलैंगिक, सेक्सुअल मतलब लैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक जो आपका जनन होता है इसमें दोनों भाग लेते हैं, स्पर्म और ओवम, यानी मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म है, शुक्राणु है, फीमेल गैमेट्स जो कि अंडाणु है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो है दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल वाले में। तो माता पिता दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे वेरिएशंस जो है ना, यहाँ पे भिन्नताएं ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसमें असेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, या तो माता या तो पिता, एक ही पेरेंट्स भाग लेगा, तो इसके अंदर वेरिएशंस जो है बहुत ही कम पाए जाएंगे। ये जो आपके छोटे प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बड़े प्रकार के जीवों में जो मल्टीपल सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं, बहुकोश के जीव जो होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, ठीक है, और आपके ह्यूमन। तो मतलब आपका जो है असेक्सुअल जो है इसमें बहुत ही कम वेरिएशंस देखा जाता है, बहुत ही कम भिन्नता देखी जाएगी।
जो अलैंगिक जनन करते हैं ना जो जीव, उसमें भिन्नताएं बहुत कम देखी जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, एक ही जो पेरेंट्स है, एक ही जनक जो है इन्वॉल्व होता है, इसी कारण, ठीक है। और इसमें जो है वेरिएशंस बहुत ही बड़े अमाउंट में देखा जाएगा, भिन्नता जो है ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर माता पिता दोनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है आगे की अगर देखते हैं तो सबसे मेन आपका यही है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो वेरिएशंस की ये इंपॉर्टेंस है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे में रह सकते हैं लेकिन वो गर्मी में मर जाएंगे, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि गर्मी में रह सकते हैं लेकिन वो ठंड में मर जाएंगे। तो वेरिएशंस क्या करता है कि भिन्नताएं लाता है, ऐसे जीव उत्पन्न करता है जो गर्मी को भी सह सके और ठंडी को भी सह सके। तो ऐसे में अगर वो ठंड आएगा तो भी वो जीवित रह जाएगा, और जो गर्मी आएगा तो भी वो जीवित रह जाएगा। तो वेरिएशंस क्या करता है, यानी मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशंस क्या है, स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चेंजेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। जैसे जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी जो आती है, पर्यावरण जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग जीवों में बदलाव आता है, ताकि वो क्या कर पाए, सर्वाइवल कर पाए, वो जीवित रह पाए धरती पर। तो जीवित रहने के लिए वेरिएशंस जरूरी है, सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस जरूरी है, भिन्नता जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण में बदलाव होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, और इसी प्रकार आपके बॉडी में भी चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, कि यानी एनवायरनमेंट को देखते देखते अगर आप देखोगे तो हर एनिमल्स के अंदर जो है डिफरेंट एडवांटेज होते हैं। जो आपके पोलर वाले बियर होते हैं जो पोल पे रहते हैं, सफ़ेद भालू, कुछ मछली जो है लगभग आपके पानी में रहती है, उसको बाहर रखोगे तो क्या वो जीवित रह जाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या कर, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे जो है जीवों को उत्पन्न किया है। वेरिएशंस जो है क्या करता है, ऐसे जीवों को उत्पन्न करता है जो कि कुछ जल में रह पाते हैं, कुछ ठंडी में रह पाते हैं, कुछ जो है आपके गर्मी में रह पाते हैं, कुछ हर जगह रह पाते हैं। तो ये सर्वाइवल बनी रहे, ठीक है, इसलिए वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है आपका फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, टू वेरिएंट्स फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में दो तरह के कान देखे गए। एक जो पूरा कान जो है ना पूरा अटैच होगा ब्रेन के साथ, पूरे सर के साथ जो है पूरा अटैच होगा, ये पूरा ही अटैच होगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोला गया, अटैच्ड ईयर लोब्स। और एक होगा कि ये जो कान का जो है ना ये थोड़ा सा लटका होगा, ठीक है। दो तरह के कान देखे, एक जो कान लटका होगा उसको क्या बोला गया, फ्री ईयर लोब्स, और एक जो है कान क्या होता है वो अटैच्ड होता है पूरे सर से, उसको क्या बोला गया, अटैच्ड ईयर लोब्स। तो दो तरह के कान देखे, तो ये वेरिएशंस ही तो है। अब हम मेंडल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंडल वाला। तो मेंडल जो है इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताता है, अनुवांशिकता का नियम बताता है। इसे एक्सपेरिमेंट के लिए, जो इनहेरिटेंस के लिए यानी जो अनुवांशिकता के लिए, इसने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से पौधे को चुना, तो गार्डन पी प्लांट को चुना, ठीक है, मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम कई बार पूछा गया, क्या नाम है, पाइजम सैटिवम, ठीक है। क्या नाम है, पाइजम सैटिवम। कौन से प्लांट को चुना था, मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मेंडल है उसको जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस के यानी अनुवांशिकता के फादर बोले जाते हैं ये। और ये जो है लगभग पाइजम सैटिवम जो कि एक प्लांट पी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब दो ट्रेट्स होते हैं, एक होता है आपके डोमिनेंट ट्रेट्स और एक होता है आपका रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो अपने गुणों को दर्शाते हैं, आगे लेके आते हैं, और रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो कि अपने गुणों वो छिप जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला जो कैपिटल टी है वो टॉल प्लांट है, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ प्लांट है, मतलब बोने पौधे हैं। तो अगर मैंने कैपिटल टी लिखा तो दोनों ही डोमिनेंट वाले थे, तो दोनों ही बड़े पौधे को दिखाएंगे। और अगर स्मॉल टी लिखा तो दोनों ही, क्योंकि रिसेसिव थे तो ये दोनों ही आपके ये छोटे प्लांट को दिखाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक कैपिटल टी ले लिया लेकिन एक स्मॉल टी ले लिया, अब यहाँ पे तो दोनों ही आ गए, तो यहाँ पे पौधे जो है लंबा हो गया, छोटा होगा। तो क्या बोला जाता है कि अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट होगा ना,
एक भी अगर प्रभावी गुण होगा, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब प्रभावी गुण, रिसेसिव ट्रेट का मतलब अप्रभावी गुण, तो एक भी अगर प्रभावी गुण होगा तो वो उसी को दिखाएगा। मतलब ये पौधा क्या होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, टॉल होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, जो अपने गुणों को आगे लेके आते हैं। अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट मिल गया तो अपने वो गुणों को दर्शाएगा, ठीक है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं। और जो अप्रभावी गुण हैं वो क्या होते हैं, जो छिप जाते हैं। जब दोनों ही रिसेसिव ट्रेट होंगे ना तभी वो दिखेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं। तो क्यों किया था उसने, मटर के पौधे को क्यों चुना था, मटर के पौधे को ही उसने क्यों चुना, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, क्योंकि इसका जो जीवन काल है ना मटर के पौधे का बहुत ही छोटा है, और इसके अंदर जो है हम बहुत ही जल्दी से डिटेक्शन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसके वेरिएशंस, इसकी भिन्नताएं क्या क्या आई है, ठीक है। तो यानी जो डिटेक्टेबल है ये, मतलब अच्छे से इसको, इसके कैरेक्टर्स को जो है ना, इसके गुणों को हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके गुणों को हम जल्दी से देख सकते हैं। और ये इनका जीवन काल छोटा होता है। अगर वो इंसान पे कर देता तो 80 साल उसको वेट करना पड़ता। तो मतलब मेन क्या है कि इसने छोटे पौधे को इसलिए चुना क्योंकि इसका जीवन काल छोटा था, और दूसरा इसका जो गुण है ना उसको आप डिटेक्ट कर सकते थे, जो है जांच, उसको जो है आसानी से आप देख सकते थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या होता है, आपका बहुत बड़े अमाउंट में आपके जो बीज है ना वो उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसने इसको चुना था। तो सबसे मेन यही है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि इसका जीवन काल छोटा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही लार्ज नंबर में आपके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसके आप आसानी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपके गुण होते हैं, इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही जो है संभव है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो बता मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के पौधे में। क्या नाम था उसका साइंटिफिक नाम, पाइजम सेटाइवम, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण विधि। मोनोहाइब्रिड में एक गुण लिए गए थे, यानी वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए थे। एक गुण में लिया गया था जो कि था हाइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या लिया गया था, एक गुण लिया गया था, वो था कौन सा, हाइट। एकल संकरण में नाम से चल रहा है, एकल संकरण एक गुण में लिया गया था, हाइट। हाइट दो तरीके होते हैं, या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। तो मोनोहाइब्रिड जो है उसमें क्या किया गया था, एक ही तरह के गुण लिए गए थे जो कि था हाइट। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाओ, F1 और F2 जनरेशन बना के दिखाओ, तो बहुत इजी है, यानी कैपिटल T और स्मॉल t बन गया। कौन सा पौधा, तो बताया था ना डोमिनेंट वाले होते हैं, तो ये बड़ा पौधा, कैपिटल T स्मॉल t। कौन सा पौधा, बड़ा पौधा, क्योंकि एक भी डोमिनेंट वाला ट्रेट है तो अपने आप को दिखाएगा वो, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t, कौन सा पौधा, बड़ा पौधा, कैपिटल T और स्मॉल t, कौन सा पौधा, बड़ा पौधा। मतलब चारों पौधे जो हैं क्या हुए, बड़े हुए हैं। तो मतलब F1 जनरेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में, F1 जनरेशन में, एकल संकरण के F1 जनरेशन में कितने पौधे लंबे थे, कितने पौधे छोटे थे, तो क्या बताओगे, चारों पौधे लंबे थे। 100% जो है दिखाया था कि वो बड़े को दिखाएगा। तो एक होते हैं आपके। तो आगे हम जो है करते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपका जो है हमने कौन सा, F1 जनरेशन में क्या निकला था आपका, कैपिटल T स्मॉल t वाला बड़ा पौधा, कैपिटल T स्मॉल t वाला बड़ा पौधा, इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं। तो ये जो T है इन दोनों से पहले रिएक्शन करेगा, तो कैपिटल T, अब तो दोनों ही डोमिनेंट है तो बड़ा तो होगा ही है। ये कैपिटल T और ये स्मॉल t, एक डोमिनेंट होगा तो भी ये आपको बड़ा दिखाएगा, ठीक है। अब ये जो T है स्मॉल t इन दोनों से करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T और ये स्मॉल t, यानी ये भी पौधा बड़ा हो गया। लेकिन अगर चौथा देखोगे तो स्मॉल t यानी ये छोटा हो गया, क्योंकि दोनों ही आपके इसमें रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो ये पौधा छोटा हो गया। तो पूछा जाएगा कि मुझे बताओ, देख के बताओ मुझे कि कितने पौधे लंबे हैं। तो बोलोगे भैया 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा छोटा है, ठीक है। यानी लंबे और छोटे का अनुपात 3:1 है। लेकिन आप देखोगे, चीज देखोगे तो एक ना, मैं आपको समझाता हूं, एक होता है प्योर प्लांट और एक होता है इम्प्योर प्लांट। प्योर प्लांट क्या होता है, जो
दोनों ही सेम ट्रेट से बने हों, जैसे कि कैपिटल टी से या तो स्मॉल टी से, तो ये प्योर प्लांट है, होमोजीनियस प्लांट है, समांगी है वाले, समांगी वाले ये प्लांट है, ठीक है, ये भी समांगी वाला है, प्योर प्लांट है ये, होमोजीनियस प्लांट है। तो यानी क्यों होमोजीनियस है, क्यों ये जो है समान है, क्यों प्योर है, क्योंकि इसमें दोनों ही सेम वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं इम्प्योर प्लांट कहूँगा, क्योंकि इसमें आपका ये बड़ा तो पौधा है लेकिन इसमें छोटा भी तो जेनेटिक्स है, जीन है छोटे का भी तो है, तो ये इम्प्योर प्लांट कहलाएगा, ठीक है, अशुद्ध पौधा कहलाएगा, ये हेट्रोजीनियस प्लांट कहलाएगा, विषमांगी पौधा कहलाएगा ये, अशुद्ध पौधा या विषमांगी पौधा यानी हेट्रोजीनियस या इम्प्योर प्लांट कहलाएगा ये, ठीक है। तो मुझे बताओगे इसमें अलग अलग क्या दिख रहा है आपको, एक तो आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला दिख रहा है एक, अब ये आपको कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो दिख रहे हैं, और इसमें आपको ये दोनों स्मॉल टी वाले जो है एक है। तो जब जीन को देखोगे, ये सब इसके जीन होते हैं, ठीक है, ये जो हम अंदर देख रहे हैं ना इसके जीन होते हैं, तो इसका रेशो क्या है, तो 1:2:1, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम, तो फिनोटाइप का रेशो, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिजिकल अपीयरेंस, जो आप देख के पता कर सको, जो देख के बता सको कि वो छोटा पौधा है या लंबा पौधा है, बड़ा पौधा है, ठीक है, उसको फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है, जो देख के बता सको। तो देख के हमने क्या बताया था, 3 पौधे छोटे थे और 3 पौधे बड़े थे और 1 पौधा छोटा था, यानी फिनोटाइप का रेशो क्या आया आपका, तो 3:1 आया। जीनोटाइप में हम जीन देख रहे थे, तो कैपिटल टी वाला 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 था, और स्मॉल टी वाला 1 था। तो जीनोटाइप का रेशो मतलब हम जब जीन देखे उसके अंदर किससे बना है वो, तो 1:2:1। क्लियर है इतना, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो मतलब यहां पे आपको सेम, इसमें देखोगे तो बोथ डोमिनेंट ट्रेट वाले हैं, एलिल्स, और इसके अंदर जो इसको एलिल्स कहते हैं, ठीक है, ये जो आपके कैपिटल टी है ना, इसको एलिल्स कहते हैं, ठीक है, स्मॉल टी को ही एलिल्स कहते हैं। तो इसमें दोनों रिसेसिव जो है एलिल्स, ये आपके रिसेसिव वाले हैं, लेकिन इसमें क्या बोलोगे, इसमें एक डोमिनेंट वाला है और एक एलिल जो है क्या, कौन सा वाला है, रिसेसिव वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको करवाई दिया था, ये जो है ये मैंने करवा दिया आपको, फिनोटाइप का रेशो 3:1, जीनोटाइप का रेशो 1:2:1, ठीक है। तो जैसे मैंने करवाया है वो ज़्यादा ईजी है, उसको देख लेना, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या देखा था हमने इसमें, कि सारे पौधे बड़े थे, नो मीडियम हाइट प्लांट, ठीक है, कोई छोटे पौधे नहीं थे। लेकिन F2 जनरेशन में पूछा जाता है कितने पौधे लंबे थे, तो 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा छोटा था, 3:1 बन रहा था ना, 3:1। तो मतलब अगर मैं देखूंगा तो 4 पौधे में से 3 पौधा लंबा था, 4 पौधे में से 1 पौधा जो है क्या था, वो छोटा था, यानी 25% पौधे जो हैं वो छोटे थे और 75% पौधे जो हैं वो लंबे थे, ये याद रखना, ठीक है। फिनोटाइप का रेशियो मैंने F2 जनरेशन में क्या बताया था, जिसको आप देख के बता सको कि वो छोटा है लंबा है, 3:1, ठीक है। जीनोटाइप का रेशियो क्या था, जो कि आप देख के नहीं, जीन को देख के बताओगे आप उसके अंदर, तो 1:2:1 था वो, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग, द्विसंकरण विधि। द्विसंकरण में 2 गुण लिए जाते हैं, ठीक है, द्विसंकरण में 2 गुण लिए जाएंगे, जैसे कि आपका राउंड को R से, कैपिटल R से दिखाऊंगा, लेकिन रिंकल को जो झुर्रीदार है उसको स्मॉल r से, येलो को Y से, कैपिटल Y से, और जो स्मॉल y है उससे मैं किसको दिखाऊंगा, स्मॉल y से दिखाऊंगा मैं, जो ग्रीन कलर है, ठीक है। क्या बोला मैंने, राउंड को किससे दिखाऊंगा, लिख लेना, राउंड को मैं किससे दिखाऊंगा, राउंड को, तो राउंड को दिखाऊंगा मैं कैपिटल R से, स्मॉल r से किसको दिखाऊंगा, मैं रिंकल को दिखाऊंगा, ठीक है, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, रिंकल्ड को दिखाऊंगा, ठीक है। कैपिटल Y से येलो को दिखाऊंगा, पीले कलर को, ठीक है, और स्मॉल y से ग्रीन को दिखाऊंगा, किससे दिखाऊंगा, ग्रीन कलर, हरे कलर को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देखो राउंड पौधा है और ये स्मॉल y है तो आपका ग्रीन है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, राउंड वाले को किससे दिखाऊंगा, कैपिटल R से, रिंकल मतलब झुर्रीदार को स्मॉल r से, फिर मैंने किसको दिखाऊंगा, मतलब येलो वाले को कैपिटल Y से, ठीक है, और जो ग्रीन वाला है उसको स्मॉल y से दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया गया आपको, कैपिटल R मतलब राउंड,
स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, स्मॉल आर मतलब रिंकल मतलब झुर्रीदार, और कैपिटल वाई मतलब आपका येलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तुम, तो इसमें से एक कैपिटल आर ले लो और एक जो है वाई ले लो, ठीक है, स्मॉल वाई। इसमें से एक जो है आप जो है आर ले लो, ठीक है, स्मॉल आर, और एक जो है वाई ले लो, कैपिटल वाई ले लो, ठीक है। तो अब इन दोनों से क्या बनाइए, तो आपका अब आर वाले को आर की तरफ रख लो और जो वाई वाला है उसको वाई की तरफ, लेकिन कैपिटल वाले को आगे रखना, हमेशा कैपिटल वाला क्या होता है, आगे आता है, ठीक है, और स्मॉल वाला पीछे आता है। तो आर वाले को पहले कैपिटल आर को आगे, फिर स्मॉल आर को, फिर कैपिटल वाई को इधर, फिर स्मॉल वाई को इधर, ठीक है। तो हमारा अगर मैं इसको देखूंगा बताऊंगा तो मुझे बताओ कौन से प्लांट्स बनेंगे। हमेशा बोला था डोमिनेंट ट्रेट लगभग सामने आएगा अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट रहेगा तो ये राउंड वाला डोमिनेंट ट्रेट दिख गया तुम्हें और एक आपका येलो वाला दिख गया, तो मतलब ये पौधा कौन सा होगा, राउंड एंड येलो होगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन देखो इसका, F1 जनरेशन में कैसे क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो हमने यही प्लांट को क्या किया हमने, यानी आर और जो वाई है इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, आर वाई को हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका ईजी है पढ़ना। ये देखो, सबसे पहले कैपिटल वाले को सबसे ऊपर लिखो, तो कैपिटल वाला हमने ऊपर लिख दिया आर वाई, फिर आर को अब जो है वो स्मॉल वाई से कर दो, आर और स्मॉल वाई हो गया, आर का खत्म हो गया। अब जो है हम स्मॉल आर से चलेंगे, स्मॉल आर को अब इन दोनों से करवाओ, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे मतलब एज इट इज सेम यही आएगा, लेकिन हम करके देख लेते हैं। तो इस आर को पहले इन दोनों वाई से, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो गया। फिर आपका अब इस जो स्मॉल आर है उसको इन दोनों से करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। तो यानी ये जो पौधे हैं इनको आपको मैंने दिखाया। ये पौधा क्या बनेगा, राउंड एंड येलो बनेगा, लेकिन ये पौधा क्या बनेगा बताओ, कौन बताएगा। दोनों ही छोटे हैं ना, दोनों ही रिसेसिव है, तो आपके ये बनेगा रिंकल्ड यानी झुर्रीदार और ग्रीन कलर का, ठीक है। अच्छा ये वाला बता दो मुझे, ये तो बताओगे भैया इसमें तो आर तो है आपका स्मॉल है तो रिंकल्ड बनेगा, क्योंकि आर का कैपिटल आर तो मौजूद ही नहीं है, रिंकल्ड बनेगा, लेकिन येलो दिख रहा है मुझे क्योंकि ये कैपिटल है तो ये येलो है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सबसे मेन इसका F2 जनरेशन होता है, F2 जनरेशन। तो हमने क्या किया है, जो हमें जो चार वो वहाँ पे मिले थे, जो हमने वो जो चार हमने यहाँ पे ये देखो ये जो चार मिले हैं हमें, तो उनको हमें लिखना पड़ता है बॉक्स बना के, ठीक है। यहाँ पे एक को खाली छोड़ दोगे, चार इधर चार इधर, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। ये सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यानी इन दोनों का, अब यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा, ये देखो आर हो गया आर, यानी अब यहाँ पे देखोगे वाई तो दोनों ही कैपिटल थे तो आगे पीछे हमें किसी को लिखना ही है, ठीक है। ये दोनों कैपिटल है तो किसी को भी आगे रख लो, लेकिन अगर कैपिटल और स्मॉल है तो कैपिटल वाले को आगे रखोगे, ठीक है। तो ये बन गया। अब सेम अगर इसको इससे देखोगे तो देखो अब तो कैपिटल आर किसी को भी आगे रख दो, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाले को आगे रखो, ठीक है, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये भी हो गया सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो तो क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे वाई तो दोनों ही के कैपिटल है तो दोनों ही लिख दो ऐसे ही। यहाँ पे चौथे वाले को देखोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल को आगे स्मॉल को पीछे, ठीक है। तो ये हो गया सेम एज इट इज। इसको आप इससे देख के करो तो कैपिटल आर हो गया। यहाँ पे फिर देखोगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई को आगे, कैपिटल वाले को हमेशा आगे रखते हैं स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको इससे करवा दो तो हमारा जो है कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई, अब दोनों ही स्मॉल है तो दोनों को ही हम आगे कर देंगे, ठीक है। इसको इससे करो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर पहले फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों में आपका वाई देखोगे तो वाई कैपिटल है एक और एक स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई को आगे स्मॉल वाई को पीछे, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको आप इससे करवा दोगे तो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई दोनों ही स्मॉल है तो दोनों को ऐसे ही दोनों स्मॉल वाई को नीचे पीछे कर देंगे।
फिर तीसरा वाला चालू करोगे, तीसरे वाले को तीसरे वाले से, स्मॉल आर तो दोनों ही स्मॉल आर है, दोनों ही स्मॉल आर है, तो यानी दोनों स्मॉल आर आपका यहाँ पे दोनों स्मॉल आर आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल वाई तो यहाँ पे आपका कैपिटल वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम एज इट इज यहाँ पे इसको इससे करोगे, कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो यहाँ पे भी आपका स्मॉल आर आएगा, और कैपिटल वाई तो वाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है इसको करोगे तो आपका सबसे मेन जो है ना, सबसे मेन क्या है आपका, यानी जो क्रॉसिंग में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मेन याद रखना है कि इनका जो है ना, इनका डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या होगा, फिनोटाइप का रेशो क्या होगा, तो 3:9:3:3:1। कई बार पूछा गया कि डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में जो रेशो है बताओ मुझे फिनोटाइप का रेशो, तो क्या है 9:3:3:1। कैसे याद करोगे, तो 3:3:1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 है ही, ठीक है। तो 9:3:3:1 याद होना चाहिए आपको। डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में आपको बनाना आए ना आए, लेकिन ये याद होना चाहिए डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में फिनोटाइप का रेशो क्या है, ठीक है। तो यानी ये जो आपका कितना है 9:3:3:1, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा कि जीनोटाइप का रेशो इसमें क्या होता है, तो 121 242 121। तो ऐसे याद रखना आपको, 121 लास्ट में आएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो बीच में 242, ठीक है। तो यानी ये जीनोटाइप का रेशो है डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में, ठीक है। तो यानी इसमें याद रखना कि आपको क्या क्या बोला गया है कि 9 पौधे जो हैं राउंड और येलो बनेंगे, 3 पौधे जो राउंड और ग्रीन बनेंगे, रिंकल पौधे इतने बनेंगे, और रिंकल और ग्रीन इतने बनेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि डोमिनेंस वाले आपको हमेशा सामने आएंगे, ठीक है। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब हमेशा डोमिनेंस वाले अपने आप को, यानी प्रभावी, मेंडल का जो है प्रभावी नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि हमेशा प्रभावी गुण वाले जो हैं वो अपने आप को सामने लेके आएंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि आपका जो वो जो युग्मक है, जो आपका कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो वो अपने आप को अलग कर लेंगे, ठीक है। और वो आपका अलग करके जो है लगभग आपने अगर 2 पौधे ले रखे, 2 अलग अलग युग्म ले रखा है, तो पहले जनरेशन में आपका जो है वो डोमिनेंस वाला जो है ना उसको दिखाएगा, प्रभावी वाला जो है उसको दिखाएगा, ठीक है। और अप्रभावी वाला जो है छिप जाएगा, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम जो है, जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इसमें क्या होता है आपका, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में इसका यूज होता है, इतना याद रखना, ठीक है। द्विसंकरण विधि में यूज होता है, जिसमें वेरिएशंस जो है ना वो एक वंश से दूसरे वंश में काफी ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, वेरिएशंस में। तो अगर मैंने बोला तो यहाँ पे आपका ट्रेड्स जो है वो कैसे आपका सिग्निफाई होता है, तो ये इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला आपका सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, तो क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए किससे मिलके बना है, जीन से। किससे मिलके बना है, जीन से। तो अगर पूछा जाएगा आपका न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए। डीएनए किससे बना है, तो जीन से, ठीक है। तो मतलब डीएनए जो है मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी। इन सब का काम एक ही है, इनहेरिटेंस करने का, यानी इनहेरिटेट करने का, अनुवांशिकी का, हेरिडिटी का, ठीक है। मतलब माता पिता के गुणों को बच्चों के अंदर हस्तांतरण करने का, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस यही पूछेगा कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, जीन कहाँ पे पाया जाता है, जीन से क्या बना है, ठीक है। तो ये बताओ तो जीन से क्या बना है, डीएनए बना है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये कई बार पूछा गया, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये कई बार पूछा गया, ठीक है। तो एक एनवायरमेंटल कारण क्या होता है और एक होता है जेनेटिक्स कारण। एक एनवायरमेंटल कारण, एक जेनेटिक्स कारण। अगर कोई आपको एक ऐसा जो है जो स्नेल होता है, स्नेल वो एनवायरमेंट में रह के ना वो पहले जन्म लेता है मेल के रूप में, लेकिन एनवायरमेंट में वो फीमेल बन जाता है। तो एनवायरमेंट के कारण अगर अपने सेक्स को चेंज कर ले, कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है। जैसे टर्टल जो है, टर्टल ये भी क्या करता है, एनवायरमेंट में रह के टेम्परेचर के कारण या किसी और चीज़ के कारण जो है ये अपना लिंग चेंज कर लेता है। तो एक तो एनवायरमेंट के कारण जो चेंज कर पाता है, ठीक है। तो बताओगे आप जो है
इन्वायरमेंट के कारण भी लिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। एक आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा कि मतलब जो है ना, स्नेल जो है वो पैदा तो होता है लगभग मेल, लेकिन बन जाता है वो फीमेल, तो क्या ऐसा वो हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल चेंज के कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंसानों में इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं होता। इंसान अगर मेल जन्म लेता है तो वो मेल ही रहता है, फीमेल जन्म लेता है फीमेल ही। तो ये जेनेटिक्स के कारण होता है, ठीक है, जीन के कारण होता है। फीमेल का क्या होता है XX और मेल का क्या होता है XY, ठीक है, क्रोमोसोम। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर पापा से, पिता से जो है वो अगर Y क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनेगा? क्योंकि मदर के पास तो XX ही है, क्या मिलेगा मदर से? मदर से तो X ही मिलेगा, मदर से तो X ही मिलेगा। तो पूछा जाए कि जो पिता है उसे अगर Y क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या होगा? तो Y क्रोमोसोम मिलने पे लड़का होगा। और अगर पिता से X क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनता है? तो लड़की बनती है। हमेशा याद रखना कि सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है, जो लिंग निर्धारण है, वो पिता पर निर्भर करता है। पिता के अगर X क्रोमोसोम को प्राप्त करता है तो लड़की, पिता के अगर Y क्रोमोसोम को प्राप्त करता है तो लड़का, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, और 46 नंबर में होते हैं, 46 नंबर में, ठीक है। 23 जोड़ों में से ना, 23 जोड़ों में से 22 तक तो आपका दोनों में सेम होता है, XX सेम XX, यानी एक से लेके लगभग आपका 22 तक जो है, 22 जोड़े जो है मेल और फीमेल में क्या होगा? मेल और फीमेल में सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो मेल में होता है XY और फीमेल में क्या होता है? सेम XX ही होता है, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या है भाई, लड़के बदल गए, लड़के जो है बदल जाते हैं, लड़के नहीं बदलती है। देखो, लड़के बदल जाते हैं, यहीं पे, यहां पे भी पता चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मेन क्या है, आपको XY यहां पे पता चल गया, ठीक है। तो मेन इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र अगर से पूछे, लिंग गुणसूत्र के का जोड़ा, मतलब लिंग गुणसूत्र कौन सा पेयर होता है? तो 23rd पेयर होता है, ठीक है, 23वां पेयर होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम हेट्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, और इसको, इन सबको होमोक्रोमोसोम। सम गुणसूत्र इसको कहते हैं क्योंकि इन सब दोनों में समान होते हैं, और हेट्रोक्रोमोसोम इसको कहते हैं क्योंकि ये लगभग 23वां पेयर अलग अलग होता है, मेल में XY, फीमेल में XX, ठीक है। लिंग गुणसूत्र कौन सा पेयर होता है? तो 23वां, ठीक है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया गया है ये देखो, यानी फादर का XY है, मदर का क्या है? XX। तो अगर हम देखते हैं यहां पे, तो फादर का XY, मदर का क्या है? XX। फादर का X मिला, मदर का X, तो XX मतलब लड़की। फादर का X, मदर का X मतलब लड़की। फादर का Y, मदर का X मतलब XY यानी लड़का। फादर का Y, मदर का X यानी XY यानी लड़का। मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियां। दो लड़के और 2 लड़कियां, मतलब 50% का चांस है, ये बता देना, ठीक है। मेल और फीमेल में होने के कितने परसेंट चांस हैं? 50% चांस हैं, यानी 50% मेल होने के, 50% फीमेल होने के, ठीक है। तो ये आप जो है बता दोगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करूं तो 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं। मेन ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं, A, B, O और AB। A और B जो है ये डोमिनेंट होते हैं, यानी प्रभावी गुण वाले होते हैं, अपने आप को सामने लेके आएंगे, प्रभावी होंगे ये। और O जो है वो क्या होगा? आपका रिसेसिव होगा, ठीक है। क्या होता है ये? रिसेसिव, अप्रभावी गुण वाले होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ब्लड का निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ब्लड का जो है निर्धारण कैसे होता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, जैसे कि कोई A है, जो मेल है उसका A है और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप B है। तो कभी भी ना ब्लड ग्रुप अकेले में नहीं पाए जाते, पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसके साथ भी O होगा और इसके साथ भी O होगा, कुछ नहीं होता है ना, तो O तो जरूर होता है, ठीक है। तो AO और BO, तो सिंपल सी बात है, पहला क्या बनेगा? तो AB बनेगा, तो AB ब्लड ग्रुप। अब AO बनेगा, अब AO यानी A ब्लड ग्रुप, क्योंकि A आपका प्रभावी गुण है। फिर O जो है
वो बी के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, बी ओ। बी प्रभावी गुण है ओ से, और तो रिसेसिव है तो प्रभावी गुण को दिखाएगा यानी बी ब्लड ग्रुप। अब ओ ओ दोनों ही रिसेसिव है मतलब ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ऐसे निर्धारण होता है। बोला अगर ए और ओ हो तो मैंने क्या बोला कि पेयर में होते हैं हमेशा, तो ओ जो है एक डाल दो खुद ही, तो पहले ए फिर ओ, प्रभावी गुण ए है तो मतलब ए ब्लड ग्रुप, ए ओ यानी प्रभावी गुण ए ब्लड ग्रुप, ओ अप्रभावी गुण यानी दोनों ही अप्रभावी हैं, रिसेसिव वाले हैं, ओ ब्लड ग्रुप, दोनों ही ओ हैं यानी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ऐसे आपका अगर ए और ए बी हो तो ए और ए बी अगर हो तो फीमेल में आपका ए और मेल में अगर ए बी हो तो मैंने बोला पेयर में होते हैं, ये तो पेयर ऑलरेडी है ही, ये पेयर में होता है, ठीक है। तो ए अगर ए से करेगा तो दोनों के ही प्रभावी गुण है, दोनों ही प्रभावी मतलब ए वाला ही, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप। ए अगर बी से करेगा तो ए बी, क्योंकि दोनों ही प्रभावी है। ओ अगर बी से करेगा तो बी ओ यानी बी ब्लड ग्रुप, और आपका अगर ओ अगर ए से करेगा तो ए ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपको निर्धारण करने आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है मैंने आपको बता दिया कैसे निर्धारण होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अपने इस चैप्टर के लिए अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। ये हमारा 5वां चैप्टर था, अभी हमारे पास 8 चैप्टर और हैं। हर चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं और कंप्लीट पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। लगभग पूरे साल की मेहनत हम जो है 13 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस जो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजो, ताकि जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है। और आप सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिवाइज करो आप, क्योंकि साइंस और मैथ जो है सबसे मेन होता है, ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।